साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल, शासकीय गांधी महाविद्यालय बालाजी में होना। आज की कक्षा में हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल की समय सीमा 1050 से 1375 संवत तक मानी गई है। हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों की शुरुआत आदिकाल से ही हुई है। इस युग में न केवल वीर, श्रृंगार, लोक पर आश्रित रचनाएं हुईं, बल्कि सिद्धों, नाथों ने भी अपनी साहित्यिक उपस्थिति इसी काल में दर्ज कराई। आदिकालीन काव्य में इसीलिए विविध साहित्यिक प्रवृत्तियां दर्शित होती हैं। वस्तुतः काव्य की विविध प्रवृत्तियों का आरंभिक काल आदिकाल ही है। यह साहित्य अपभ्रंश से व्यापक रूप से प्रभावित है। इसका विकास राज्य आश्रय, लोकाश्रय या धर्माश्रय में होता है, जिसमें चरित काव्य, रासो काव्य, देश भाषा काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से उभरकर सामने आई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थीं, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज भाषा में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभाव प्रकट करते थे। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव इसी काल में हुआ था। दूसरी ओर निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। आगे चलकर यही प्रवृत्तियां हमें भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी इस काल में वीर, श्रृंगार एवं लोक साहित्य की रचना प्रमुख रूप से हुई है। आदिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां उनके रचनाकारों की अभिरुचियों के अनुसार बांटी जा सकती हैं। सिद्धों एवं नाथों की प्रवृत्ति यदि धार्मिक थी, तो जैन कवियों की प्रवृत्ति धार्मिक एवं श्रृंगारिक थी। रासो काव्यों के रचनाकारों की प्रवृत्ति वीर गाथात्मक एवं श्रृंगारिक दोनों ही थीं। अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रवृत्तियां कमोवेश सभी रचनाकारों में पाई जाती हैं। इस आधार पर आदिकाल के साहित्य को तीन तरह से देखा जा सकता है: परंपरागत संस्कृत धारा, प्राकृत एवं अपभ्रंश धारा और हिंदी। आदिकाल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपात्र, हेमचंद्र आदि कवियों ने इनमें रचना की थी। देश भाषा हिंदी में जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। आदिकाल में राष्ट्रीयता का भाव भी देखने को मिलता है, किंतु यह राष्ट्रीयता
बहुत ही संकुचित है। हम इस संकुचित राष्ट्रीयता को भी देखेंगे। उस समय गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में लड़ाई करते थे। एक राजा का जितना अपना क्षेत्र होता था उसका वही देश होता था, जिससे अधिक की फिक्र वह नहीं करता था। सिर्फ अपने राज्य को ही सुरक्षित रखने के लिए वह संघर्ष करता था। अजमेर और दिल्ली के राजा को कन्नौज तथा कालिंजर के उजड़ जाने से कोई दुख नहीं होता था, अपितु प्रसन्नता होती थी। उस समय के राजाओं ने अपने राज्य की सीमा को ही राष्ट्र समझ रखा था। उसकी सीमा में चाहे 100 गांव ही क्यों न आते हों। चूँकि कवि राजाश्रय में जीवन यापन करते थे, इसलिए कभी भी अपने राजा के अलावा शेष को नीचा दिखाने के लिए काव्य में रत रहते थे, जबकि अपने राजा की झूठी सच्ची बातों को बढ़ा चढ़ाकर चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने में कोई संकोच महसूस नहीं करते थे। कवि जनता से अलग रहने के कारण सामंती वैभव ऐश्वर्य का वर्णन अधिक मात्रा में करते थे। राजाओं के रहन सहन के स्तर को भी बढ़ा चढ़ाकर काव्य में प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक रचना राजा की खुशामद करने के लिए की जाती थी। हालांकि जैन बौद्ध कवि जनता के कवि थे, लेकिन अपनी भक्ति पद्धति तक ही सीमित थे। आदिकाल में ऐतिहासिकता की नज़र से देखा जाए तो इसका कहीं कहीं अभाव देखने को मिलता है। इस काल के कवियों ने ऐतिहासिकता का ठीक से पालन नहीं किया। अपने राजा की प्रशंसा में इतनी अधिक तिथियों की गड़बड़ी कर दी कि आचार्य शुक्र ने तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ तक कह दिया। अपने राजा को तमाम काल्पनिक शक्तियों से संबद्ध कर युद्ध में चक्रवर्ती घोषित कर दिया, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण राजा के शक्तिशाली राज्य को अपने राजा से हीन साबित कर दिया। प्राय सभी रासो ग्रंथ में ऐतिहासिकता का अभाव है। इन कवियों ने अपने राजा को ऐसे राजाओं का विजेता घोषित कर दिया जो उनके समय में थे ही नहीं। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए कहा है, इस तरह के काव्य में कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। कह सकते हैं कि यह युग एक तरह से चाटुकारिता का युग था, जहां राजाओं की अत्यधिक प्रशंसा की जाती थी। इस युग में प्राय सभी कवि किसी न किसी राजा के दरबारी थे, इसलिए दरबार में अपने राजा की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। राजा की वीरता, युद्ध प्रियता, धर्मपरायणता, ऐश्वर्य एवं धन बल की प्रशंसा करना इनका मुख्य कार्य होता था। इसके एवज में राजा इनको दरबार में मान और पुरस्कार दोनों देता था। इसीलिए यह प्रवृत्ति राजाश्रित कवियों में आम थी। तभी तो जयचंद जैसे देशद्रोहियों की भी तारीफ में भट्ट केदार नामक कवि ने जयचंद प्रकाश नामक काव्य ग्रंथ रच दिया। इन कवियों का आम जन से विशेष लगाव नहीं रह गया था। जनता ने रचना का संबंध सिर्फ श्रोता का रह गया था। प्रत्येक रचना राजा को खुश करने के लिए की जाती थी। जनता के कष्टों से कवियों का कोई खास लेना देना नहीं रह गया था। इस युग में जो अहम बात है वह वीर
और श्रृंगार रस की प्रधानता। मुख्य रूप से देखा जाता है कि इस युग में राजाओं की प्रशंसा होती थी, तो कहीं ना कहीं राजाओं के युद्धों का वर्णन भी है और रासो ग्रंथ में हमें श्रृंगारिकता भी देखने को मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वीर गाथा काल अथवा आदिकाल में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इस काल के कवियों की रचनाओं में दोनों रसों का मिश्रित रूप मिलता है। उस समय वीरता के उदात्त काव्य ग्रंथों की रचना हुई। वीर रस का एक उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर। 12 बरस लो कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। उस समय गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। युद्ध ही विवाह का कारण भी थे। स्त्रियों के कारण श्रृंगारिक वर्णन भी इस समय में देखने को मिलता है। स्त्रियों का मोहिनी रूप चित्रित करने के लिए उनके नैशिक वर्णन पर जोर दिया जाने लगा। इससे राजा प्रसन्न होता था। इसके बाद कवि को पुरस्कृत करता था। इस कारण से वीर काव्य में वीर रस के साथ श्रृंगार भी सहयोगी रस के रूप में मौजूद रहता था। इसका एक उदाहरण देखिए। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्य, बाल वैस ससिता समीप अमृत रस पिंड। इसीलिए वीर रस श्रृंगार का आलंबन लेकर ही पदार्पण करता है। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले एक वर्ग की आवश्यकता होती थी। चारण इसी श्रेणी के कवि थे। जिस प्रकार यूरोप में युद्ध और प्रेम वीर काव्यों का विषय रहा, उसी तरह आदिकाल में भी वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता विद्यमान रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु, कन्याहरण या अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था। रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। चूँकि यह वीरों का युग रहा है, तो यहाँ पर जो वर्णन मिलता है वह किस प्रकार सजीव है, इसे भी देख लेते हैं। युद्धों का वर्णन इतना जीवंत है कि आँखों के सामने साक्षात युद्ध सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। रथों, घोड़ों, हाथियों का दौड़ना, तलवारों, भात्रों की टकराती सनसनाहट मानो स्पष्ट सुनाई पड़ रही हो। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का वर्णन, परमाल रासों में अलाउद्दीन की वीरता का वर्णन, खुमान युद्ध में खुमान राजा के पराक्रम का वर्णन आदि राजाओं की वीरता के किस्से कवियों की काव्य रचना के प्रिय विषय रहे। इस समय के अधिकांश काव्यों में वीर रस की प्रधानता है। युद्ध क्षेत्र का एक दृश्य देख लेते हैं। खटखट करके तेगा बोले, छपक छपक बोले तलवार। इस समय कवि भी युद्ध में राजा के साथ जाते थे, इसलिए कवि ने अपने आँखों से देखा हुआ हाल व्यक्त किया है। चंद्रवरदायी राजा स्वयं के साथ युद्ध करते थे।
चंद्रवदे राजा स्वयं राजा के साथ युद्ध करते थे। पुस्तक जलन हथ दे चले गज्जन नृपकाज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में लिखते हैं, लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था, क्योंकि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। इस तरह हमने अपनी इस कक्षा में जाना कि आदिकाल की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं और किस प्रकार हम उनका वर्णन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से रसों की प्रधानता रही है, कवियों का कैसा रुख रहा है, इस बात को हमने जाना। अगली कक्षा में हम बौद्ध नाथ साहित्य पर भी प्रकाश डालेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।